इस्लामाबाद में कल होने वाली वार्ता में अमेरिका और ईरान का क्या रुख होगा? अमेरिका के लिए होर्मुज प्राथमिकता होगा या यूरेनियम प्राथमिकता होगा? ईरान के लिए न्यूक्लियर प्रोग्राम प्राथमिकता होगी या होर्मुज पर टोल यह प्राथमिकता होगी? कई सवाल है और इन्हीं सवालों के साथ हम दंगल में चर्चा करेंगे। ट्रंप के सामने अब क्या विकल्प बचे हैं? 5 विकल्प हम आपके सामने रखेंगे, आपको वो भी हम दिखाएंगे, लेकिन पहले यह रिपोर्ट देखते हैं। ईरान में अमेरिका की जंग क्यों शुरू हुई थी, क्यों सीज फायर हुआ और अब 22 अप्रैल को जब सीज फायर की मियाद खत्म हो रही है तो आगे क्या होगा? इसका जवाब न तो अमेरिका दे रहा है, न ईरान दे रहा है और न पाकिस्तान को पता है। पाकिस्तान में दूसरे दौर की बातचीत की तैयारी है, लेकिन न तो अमेरिकी मेहमान का कुछ पता है न ईरानी मेहमान का। अमेरिका की ओर से जेडी वैंस, विटकॉफ और कुशनर की टीम देर शाम या सुबह तक इस्लामाबाद पहुंच भी सकती है, लेकिन ईरान ने अपनी टीम का नाम तक नहीं बताया है। खबर है कि ओमान की खाड़ी में जब से अमेरिका ने ईरानी जहाजों को पकड़ा तब से ईरान भड़का हुआ है, लेकिन ईरान की मीडिया की माने तो अब अमेरिका ने शायद ब्लॉकेड में ढील दी है। खबर है कि अमेरिकी ब्लॉकेड के बावजूद ईरानी टैंकर सिलिसिटी को ईरानियन नेवी ने अरब सागर से एस्कॉर्ट करके ईरान के तट पर पहुंचा दिया। इसके साथ ही 2 कार्गो और एक ईंधन टैंकर होर्मुज से गुजरा, जिसमें से एक ईरानी झंडे वाला कार्गो जहाज शोजा 2 भी था, जिसे एक दिन पहले चाइनीज क्रू मेंबर वाला जी समर नाम का एक और चीनी टैंकर अमेरिकी ब्लॉकेड पार करके ईरान पहुंच चुका था। इससे संकेत मिलते हैं कि अगर अमन की खाड़ी में अमेरिकी ब्लॉकेड हटता है तो ईरान बातचीत की टेबल पर आ सकता है। हालांकि अमेरिका का रुख है कि डील होने तक नाकाबंदी नहीं हटेगी और 13 अप्रैल को नाकाबंदी के बाद से अमेरिका ने 27 जहाजों को वापस भेजने का दावा किया, जिसमें ज्यादातर जहाज ईरान से निकले थे। इसमें मालावी, बोत्सवाना, कोमोरोस, पनामा और ईरान के जहाजों की पहचान सामने आ चुकी है। लेकिन बातचीत के दिन से ठीक पहले दोनों पक्षों की ओर से धमकियों वाले बयान आए। ईरानी संसद के स्पीकर मोहम्मद बागीर गलिबाफ ने लिखा कि हम धमकियों के साए में बातचीत कबूल नहीं करते और पिछले 2 हफ्तों में हमने जंग के मैदान में अपने नए पत्ते खोलने की तैयारी कर ली है। ऐसी हालत में दुनिया की फिक्र होर्मुज ब्लॉकेड बंद कराने और होर्मुज में फंसे जहाजों के निकालने पर विचार होने लगा, क्योंकि जंग के बाद से करीब 2000 जहाज खाड़ी के अंदर फंसे हुए हैं और लगभग 400 जहाज खाड़ी के बाहर इंतजार कर रहे हैं। इन जहाजों की आवाजाही को लेकर प्लान बनाया जा रहा है। इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन के महासचिव आर्सेनियो डोमिंगोज ने कहा कि आईएमओ ने फंसे जहाजों के इवैक्यूएशन प्लान पर काम शुरू कर दिया है। जहाजों को निकालने के क्रम पर चर्चा हो रही है, जिसमें 1968 के ट्रैफिक सेपरेशन स्कीम के तहत जहाज निकाले जाएंगे। इसमें जहाजों की आवाजाही के रूट का ज्यादा हिस्सा ओमान के समंदर से होकर गुजरता है। आज तक ब्यूरो। तो जो सीज फायर है वो खत्म होने के लिए 12 घंटे बचे हैं अगर हम भारतीय समय के हिसाब से देखें तो, लेकिन अभी भी इस बात की पूरी क्लैरिटी नहीं है कि क्या ईरान से उनका प्रतिनिधिमंडल जाएगा और अगर जाएगा तो कौन उस प्रतिनिधिमंडल में शामिल होगा। अमेरिका की तरफ से इस बात को साफ कर दिया गया है कि उपराष्ट्रपति जेडी वांस, जेरार्ड कुशनर ये वहां पर जाएंगे, लेकिन ईरान का प्रतिनिधिमंडल शामिल होगा कि नहीं होगा उसको लेकर अभी भी सवाल या निशान है। लेकिन जिस तरीके से चीजें बदल रही है उसको लेकर भी चर्चा हो रही है। हमारे साथ तमाम मेहमान जुड़ चुके हैं। सैयद जमीर अब्बास जाफरी, ये प्रोफेसर है अल मुस्तफा इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी से, वो इस चर्चा में जुड़ रहे हैं। अशोक सज्जनहार, पूर्व डिप्लोमेट, इस चर्चा में शामिल हो रहे हैं। मेजर जनरल संजय मेस्टन, डिफेंस एनालिस्ट और पूर्व डिफेंस अटैची एम्बेसी ऑफ काबुल, इंडिया इन काबुल, वो भी इस चर्चा में शामिल हो रहे हैं। थोड़ी देर में अमेरिका से पूर्णिमा नाथ भी, जो जियोपॉलिटिकल एनालिस्ट है, वो भी इस चर्चा में शामिल होंगी। 3 सवाल मैं इस पैनल के सामने रखना चाहूंगा और उसके बाद इस चर्चा की शुरुआत करेंगे, क्योंकि कुल मिलाकर सबसे पहला सवाल तो यही रहेगा कि क्या ईरान और अमेरिका के बीच कल सुलह की दिशा में बातचीत बढ़ पाएगी या नहीं बढ़ पाएगी। क्योंकि सबसे पहले तो सवाल यही है कि बातचीत के लिए ईरान तैयार है या नहीं है, प्रतिनिधिमंडल भेज रहा है या नहीं भेज रहा है। दूसरा सवाल, क्या अमेरिकी नाकेबंदी के बावजूद ईरानी चीनी जहाजों की आवाजाही सुलह के संकेत है, क्योंकि इससे पहले अमेरिका ने नाकाबंदी की थी जिसकी वजह से ईरान का जहाज रोक दिया गया था। लेकिन आज खबर यह आ रही है कि अब वो पोत जा सकता है अमेरिकी नाकाबंदी के बावजूद। तीसरा सवाल, क्या ईरान में राजनीतिक नेतृत्व, सुलह और सैन्य
नेतृत्व जंग के पक्ष में है, क्योंकि यह भी एक बदलाव देखा गया है कि अरागची कुछ और कहते हैं, आईआरजीसी की तरफ से उन्हीं के बयान पर कुछ और बयान आ जाता है। तो इसीलिए यह भी एक सवाल उठ रहा है कि सिविक जो नेतृत्व है, राजनीतिक नेतृत्व जो है, सिविलियन नेतृत्व जो है वो कुछ और कह रहा है, लेकिन सैन्य का नेतृत्व जो आईआरजीसी उसको करिए, जो जिसे ईरानियन रिपब्लिकन गार्ड्स कहा जाता है, रिवॉल्यूशनरी गार्ड्स कहा जाता है, वो कुछ और कह रहे हैं। इसको लेकर भी कहीं ना कहीं पशुपेश है, उसको लेकर भी चर्चा होगी। लेकिन शुरुआत इसी बात से करनी होगी सबसे पहले कि क्या सैयद जमीर अब्बास जाफरी, ईरान डिप्लोमैट्स अपना दल है वो भेजने के लिए तैयार होगा या नहीं होगा? 12 घंटे का समय बाकी है। अमेरिका कह चुकी है कि उनके तरफ से कौन जाएगा, ईरान के तरफ से कौन जाएगा यह अभी तक साफ नहीं है। शुक्रिया, बहुत बहुत आदाब अर्ज करता हूं आपको और तमाम व्यूवर्स को, और सबके लिए दुआ करता हूं कि जहां हो खैरियत से हो। सबसे पहली चीज तो ये है कि ईरान ने क्लियर किया है कि जो सीज फायर हुआ था, अमेरिका ने उस सीज फायर का वायलेशन किया है। जब ईरान ने होर्मुज खोल दिया था और पूरी दुनिया की शिप्स वहां से गुजर रही थी, तो अमेरिका ने दोबारा नाकाबंदी की, जिसकी वजह से वो सीज फायर का वायलेशन हुआ। दूसरा वायलेशन उन्होंने ये किया कि इरानियन शिप्स पर उन्होंने हमला किया, जबकि उसके पहले और बाद में दोबारा भी शिप्स गुजरी, लेकिन उनको नहीं रोका गया। लेकिन सिंबॉलिक तौर पर वो ये बताना चाह रहे थे कि अभी भी हमारी नेवी का कंट्रोल है। तो जो ईरान की तरफ से ऑफिशियल स्टैंड है वो ये है कि बातचीत तब होती है जब ऑपोजिट पार्टी रीजनेबल हो और वो अपने कमिटमेंट्स पर बाकी रहने को तैयार हो, और वो कॉन्ट्रडिक्टरी बातें ना करें, और ऐसी बातें ना करें जो खुद सेल्फ कॉन्ट्रडिक्टरी हो और उनका लहजा तल्ख ना हो। देखिए, अमेरिका वॉर हार चुका है, और अमेरिका को अभी वो सुपर पावर नहीं है जो सुपर पावर वो 27 फरवरी तक था। अभी उनके 13 मिलिट्री बेसेस तबाह हो चुके हैं, उनके 30,000 सोल्जर्स इस वक्त आउट ऑन द रन है, ये न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट है। तो अमेरिका 50 दिनों में भी अमेरिका जो है वो होर्मुज के नजदीक नहीं आ पाया। ये सब रियलिटीज ऑन द ग्राउंड है कि वॉर ऑब्जेक्टिव्स अमेरिका ने अचीव नहीं किया है। तो वो जो वॉर में अचीव नहीं कर सका है, वो नेगोशिएशन में उस तरीके से अगर वो एंटर करता है हाई हैंडेडनेस से, और वो गुंडागर्दी और दादागिरी के एटीट्यूड से अगर जंग में आता है, धमकी देता है, पावर प्लांट उड़ा देंगे, फला कर देंगे, तो ये बातचीत का तरीका नहीं है। ईरान ने क्लियर कहा है कि लॉजिक दोगे लॉजिक मिलेगी, पावर दोगे तो पावर मिलेगा। ईरान के लिए क्लियर है, और ये पहली बार ऐसा हुआ है तो क्लियर हो गई ना। एक मिनट आपने भूमिका रखी। आपका यह कहना है कि ईरान तभी बातचीत के लिए तैयार होगा जब सीज फायर का वायलेशन नहीं होगा। दो सबसे बड़ी बातें उसमें थी, एक तो लेबनान को लेकर चर्चा थी, गुरुवार को एक बार फिर इजरायल और लेबनान के बीच में बातचीत होने वाली है, और आगे की बातचीत भी उनकी होने वाली है। फिलहाल वहां पर शांति दिखाई दे रही है, जो होगा वो गुरुवार को पता चलेगा। दूसरी एक सबसे बड़ी बात थी कि जो ब्लॉकेड को लेकर आप सवाल उठा रहे थे, अमेरिका का दावा था कि 27 जहाज हमने वापस भेज दिए हैं, और कल हमने देखा कि एक ईरानी जहाज को भी उन्होंने रोक लिया था। लेकिन आज हम देख रहे हैं कि जहाजों की आवाजाही शुरू हो चुकी है, यानी कहीं ना कहीं बातचीत के आसार खुलते हुए नजर आ रहे हैं। तो क्या आज की स्थिति में ईरान इस स्थिति में है कि अपना दल वहां पर भेजे, पाकिस्तान, इस्लामाबाद, और वहां पर चर्चा शुरू कर सके, या कोई और मुद्दा है विद इन ईरान जिसका जिक्र शायद इस वक्त नहीं हो रहा होगा? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। बिल्कुल क्लियर है कि लैंग्वेज ऑफ थ्रेट, कि हम बम मार देंगे और नेवी ब्लॉकेड कर देंगे, हम तुम्हारी कंट्री को तबाह कर देंगे, ये तरीका नहीं होता है। ये गुंडों की जबान होती है, डिप्लोमेट्स की जबान नहीं होती है। अमेरिका को ईरान अमेरिका को सिखा रहा है कि जंग हारने के बाद जब टेबल पे आते हैं तो तमीज के दायरे में और इक्वालिटी और जस्टिस के दायरे में गुफ्तगू होनी चाहिए। ये तरीका नहीं होता कि मैं आ रहा हूं, नहीं आओगे, मेरी बात नहीं मानोगे, साइन नहीं करोगे तो बम से उड़ा दूंगा। ये गुंडों की जबान है। ईरान कहता है कि अगर आप लॉजिक और रैशनैलिटी से हमसे बात करोगे तो लॉजिक और रैशनैलिटी मिलेगी, गुंडागर्दी की जबान से तो लॉजिक और रैशनैलिटी आपके हिसाब से क्या होगी, और यह तय कौन करेगा कि इस बात में लॉजिक है और इस बात में रैशनैलिटी है? यह तय करने वाला अंपायर कौन है आज की स्थिति में? कौन ये तय करेगा? ये पाकिस्तान तय करेगा, वो मीडिएटर है इसके लिए, दुनिया तय करेगी, या यूके और उनके साथ में जो 60 देश एक साथ आए हुए हैं? अभी तो चाइना ने भी कहना शुरू किया है, शी जिनपिंग का बयान आ चुका है कि स्टेट ऑफ हॉर्मुज खोल दीजिएगा। सऊदी अरब से उन्होंने बात की, उसमें भी उनका यही जिक्र है कि बाकी होता रहेगा, लेकिन अंतरराष्ट्रीय इकोनॉमी पर जो संकट छाया हुआ है वो पहले हट जाना चाहिए, स्टेट ऑफ हॉर्मुज खोल दीजिएगा, जो आपने भी बंद करके रखा हुआ है।
तो ये जोशी रैशनैलिटी जी, और लॉजिक हाँ, ये कौन तय करेगा? जोशी जी, अगर एक ही स्टेटमेंट में एक प्रेसिडेंट ट्वीट करता है 5 मिनट पहले और कहता है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज ओपन हो गया है, और 5 मिनट के बाद कहता है कि मैंने ब्लॉकेट कर दिया हूं, तो ये तो कोई पढ़ा लिखा इंसान होने के लिए रोबोटिक साइंस पढ़ने की जरूरत नहीं है कि इसके अंदर लॉजिक नहीं है। नहीं है, और बिल्कुल नहीं है। डोनाल्ड ट्रंप ठीक अपनी है, अपनी लेकिन ये भी तो डोनाल्ड ट्रंप देखना की होगा ना बातों जाफरी में, जी कि ईरान के विदेश मंत्री एक वक्त कहते हैं कि स्टेट ऑफ हॉर्मुज अब से खुल चुका है, थोड़ी देर में वहां पर आईआरजीसी का बयान आता है और कहता है कि भाई वो बयान उस तरीके से मत लीजिएगा, पूरी तरीके से हम नहीं खोल रहे हैं उस बात को। और यहां तक कि कल जी, की खबरें थोड़ा सा थी मैं आपको कि मदद भारतीय कर दूं। पोत पर भी आपने फायरिंग कर दी, भारतीय पोत पर जी, भी फायरिंग हो जाती है। इसीलिए सवाल है ना, बयान तो हर कोई बदल रहा है आज की स्थिति में। नहीं, मैं आपकी बात से अग्री नहीं करता हूं जोशी जी। ठीक है। देखिए, ये एक रूस्टन नैरेटिव है कि ईरान के अंदर आईआरजीसी और इसके बीच में डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है। जो ईरान के बारे में थोड़ा बहुत भी पढ़ा लिखा इंसान हो, वो ये जानता है कि ईरान में एक चीज है जिसे कहते हैं नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल। वो ईरान का फाइनल डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी होती है, और वो नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल जो भी अनाउंसमेंट करती है वो ईरान में फाइनल होता है, जिसके अंदर मिलिट्री, जिसके अंदर डिप्लोमैट्स और जिसके अंदर यहाँ के उलमा सब शामिल होते हैं, और उनका एक ऑफिशियल स्टेटमेंट निकलता है। आईआरजीसी के स्टेटमेंट आने से पहले नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल का एक स्टेटमेंट आया था, जिसके अंदर 6 पॉइंट्स डिस्कस किए गए थे। लेकिन इसके बावजूद भी अभी तक बड़ी खबर इस वक्त ये आ रही है कि वार्ता के लिए ईरानी दल का नाम तय नहीं हो पा रहा है। पिछली बार वार्ता के लिए अगर हमने देखा तो ईरानियन पार्लियामेंट के स्पीकर गलीबाफ और विदेश मंत्री आरागची गए थे, लेकिन इस बार अभी तक नाम तय नहीं हो पा रहे हैं कि इस प्रतिनिधिमंडल में कौन जाएगा। नेताओं के नाम तय नहीं है। क्या आईआरजीसी चीफ वाहिदी जाएंगे, क्या एसएनएससी के जो सचिव है जोलग्राद वो वहां पर जाएंगे, जो माना जाता है कि मुस्तफा खामेनी के बहुत करीबी है, कौन जाएगा वो ये अभी तक पता नहीं है। तो जरा ये बात भी साफ कर दीजिएगा जाफरी जी की ईरान की तरफ से प्रतिनिधिमंडल में कौन जा सकता है? जोशी जी, जी? ईरान कह रहा है कि हम नहीं जाएंगे, आप कह रहे हैं कौन जा सकता है। ईरान ने कहा है जब तक अमेरिका अपनी टोन नहीं बदलेगा और अमेरिका जब तक रीजनेबल बात नहीं करेगा, ईरान के फॉरेन मिनिस्ट्री के स्पोक्स पर्सन ने कहा है कि वो आए ना आए वो उनका प्रॉब्लम है, हमारी तरफ से कोई नहीं जा रहा है। ये ईरान का ऑफिशियल स्टैंड है कि ईरान की तरफ से कोई नहीं जा रहा है। वही तो सवाल है ना जाफरी जी, आज नहीं रोका ना आपको, आज 2 जहाज लेके चले गए, आज तो जो 2 जहाज लेके चले गए। नहीं, नेवल आज नहीं रोका खुला है आपको। या नहीं खुला, इस सवाल का जवाब दें। 2 जहाज का बात नहीं है, बात यह है कि जब सीज फायर हुआ, जब ईरान ने होर्मुज खोल दिया तो उन्हें भी खोलना चाहिए था। तो उन्होंने नेवल ब्लॉकेड क्यों बाकी रखा है, सीज फायर वायलेशन क्यों किया है, क्यों मैक्सिमलिस्ट अप्रोच ले रहे हैं कि हमारी बात नहीं मानोगे तो बम से पूरी कंट्री को उड़ा देंगे, पावर प्लांट उड़ा देंगे। ये तरीका होता है बात करने का किसी वो तो बात आपकी ठीक है, लेकिन अमेरिका के फॉरेन एसेट कंट्रोल के तरफ से जो प्रतिबंधित जहाज की श्रेणी में आता है, वो जहाज आज अमेरिका के तरफ से अलाउ किया गया, वो ब्लॉकेट के बावजूद वहां पर नहीं रोका गया। यानी कहीं ना कहीं अमेरिका 2 स्टेप पीछे आ गई है ना इस पूरे मामले पर। अमेरिका होता कौन है अलाउ करने वाला? वो 20,000 किलोमीटर दूर रहता है, वो अपने घर पे रहे, वो अपने स्टेट को देखे, वो अपनी नदियों को देखे। वो कौन होता है कि ईस्ट में आके वो डिक्टेट करे कि मैं अलाउ करूंगा, मैं नहीं अलाउ करूंगा? होता कौन है अमेरिका? पूर्णिमा नाथ, हम अमेरिका इसी बात पर कहीं ना कहीं बात अटकती हुई नजर आ रही है। लेकिन जाफरी जी, एक बात मैं आपको कहूं कि आज की स्थिति में दुनिया के सारे देश इस बात को कहने लगे हैं कि ठीक है, अमेरिका कोई नहीं होता स्टेट ऑफ हॉर्मुज पर दावा रखने वाला, लेकिन उसके साथ साथ ईरान भी कोई नहीं होता। इंटरनेशनल वाटर्स पे जिस तरीके से हक जमा कर आज की स्थिति में पूरी दुनिया की इकोनॉमी पर काले बादल मंडरा रहे हैं, उसकी स्थिति में चीन भी वही बात कह रहा है, यूके भी वही बात कह रहा है, आपका दोस्त भारत भी वही बात कह रहा है, और पूरी दुनिया आज इस बात पर एक साथ है, कह रही है कि स्टेट ऑफ हॉर्मुज खोलिए। गल्फ कंट्रीज ने दूसरे रास्ते तलाशना शुरू कर दिया है। एक वक्त ऐसा आएगा कि स्टेट ऑफ हॉर्मुज से ले जाने के लिए कुछ नहीं बचेगा। जी, मैं इसका जवाब दे दूं जोशी जी। पहली चीज तो यह है कि ईरान ने जी जल्दी से, फिर पूर्णिमा नाथ बात करेंगे। ईरान ने अपने कमिटमेंट्स पर अमल करते हुए स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खोल दिया था। जो अब्बास अरागची साहब ने अनाउंसमेंट किया था कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खुला हुआ है। अमेरिका ने नेवल ब्लॉकेड लगाया, उसके बाद अनाउंसमेंट हुआ क्योंकि अमेरिका ने नेवल ब्लॉकेड लगाया है, फिर से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद हुआ है।
अगर अमेरिका पूरा अपना नेवल ब्लॉकेड हटा देगा तो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज तो ईरान ने कहा था कि हम खोल देंगे। दूसरी चीज आपको मैं करेक्ट कर दूं कि जो ईरान का वाटरवे है, जो टेरिटोरियल वाटरवे है, वो इंटरनेशनल लॉज के हिसाब से 12 माइल्स नॉटिकल माइल्स वो ईरान की जमीन है, 12 माइल्स नॉटिकल जो है वो ओमान की जमीन है, और 21 माइल्स का जो एरिया है वो उनका टेरिटोरियल वाटर है, वो इंटरनेशनल वाटरवे नहीं है। तो ये आप थोड़ा सा एक बार चेक कर लीजिएगा। पहले तो आपने टोल की बात नहीं की थी, आपको भी मालूम होगा, इससे पहले तो ईरान ने टोल की बात नहीं की थी। आज की स्थिति में ईरान टोल की बात कर रहा है, और आज की स्थिति में यह बात की सच्चाई है कि अगर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से आवाजाही रोकी है तो शुरुआत उसकी ईरान की तरफ से हुई है। यह बात मैं मानता हूं कि अमेरिका ने जो ब्लॉकेड लगाया, जिसके वजह से चीजें और भी पेचीदा हुई है, और इसीलिए सवाल यह बार बार उठता है कि क्या इसी वजह से आज बातचीत नहीं हो पा रही है पूर्णिमा नाथ। और आमतौर पर यह देखा जा रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप के पास आज की स्थिति में 5 ऑप्शंस है, 5 विकल्प है। उन्हीं विकल्पों पर डोनाल्ड ट्रंप आगे बढ़ सकते हैं या पीछे जा सकते हैं, या जैसे है वैसी ही स्थिति रख सकते हैं। जरा वो 5 ऑप्शंस भी हम देख लेते हैं। देखिए पहला ऑप्शन क्या है, डोनाल्ड ट्रंप के सामने अपनी शर्तों पर कायम रहे, न्यूक्लियर प्रोग्राम बंद करे ईरान, ये जो उनकी शर्त है उस पर वो कायम रहे, उस शर्त पर किसी ना किसी तरीके से बातचीत नहीं हो, उस शर्त पर वो कायम रहे। दूसरा ऑप्शन उनके पास जो होगा कि जो संवर्धित यूरेनियम है वो ईरान सौंप दे, ये भी उसी शर्त पे शामिल है, जिसके वजह से वो बार बार ये कह रहे हैं कि ये सारी चीजों पर हम कायम रहेंगे, बाकी सारी चीजें नहीं बदलेंगे। 20 साल तक यूरेनियम संवर्धन जो है वो रोके रहे, ये भी एक शर्त उनकी रहेगी। हॉर्मुज पर पहले की तरह आवाजाही हो, ये जो शर्तें हैं अमेरिका की, उस पर वो कायम रहे। डोनाल्ड ट्रंप के पास ये पहला विकल्प होगा, और इसी विकल्प के साथ वो आगे बढ़ेंगे तो शायद बातचीत नहीं हो पाएगी, क्योंकि ईरान का मानना पूरी तरीके से मुश्किल है इस पूरी संभावना में, क्योंकि ना ईरान कह रहा है कि हम यूरेनियम छोड़ेंगे, उसका समर्थन दूसरे के पास सौंपने के लिए वो तैयार नहीं है, और स्टेट ऑफ हॉर्मुज को लेकर ईरान ने पहली भूमिका लेकर रखी हुई है, तो वो संभावना कम है। दूसरा विकल्प, बातचीत आगे जारी रखना, इस्लामाबाद वार्ता में आंशिक सहमति बने, यानी कुछ मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग अगर कुछ बन सके तो उसकी कोशिश की जाए। सीज फायर की मियाद बढ़ाई जाए, जो अभी 12 घंटे के बाद खत्म होने वाली, वो और भी बढ़ा दी जाए, ताकि बातचीत का एक जरिया बना रहे, और जिसके लिए सीज फायर बना रहे, इसके लिए किया जाए। आगे की बातचीत के मुद्दे तय हो कि कौन से मुद्दे ऐसे हैं कि जिस पर बातचीत हो सकती है, कम से कम वो तय किया जाए, ये एक दूसरा ऑप्शन है। संभावना है कि दोनों पक्ष इस पर मान सकते हैं, कुछ चीजें ईरान की मानी जाएगी, कुछ चीजें शायद अमेरिका की मानी जाएगी, तो ये एक संभावना बनी रहती है। दूसरी संभावना, तीसरा विकल्प उनके पास है कि समझौते की कोशिश करना किसी ना किसी तरीके से। अगर न्यूक्लियर प्रोग्राम पर ईरान मानने को तैयार नहीं है तो कम से कम इस शर्त को मनवाना कि इसका इस्तेमाल सिविलियन तरीके से किया जाएगा, सिर्फ उसी के लिए किया जाएगा, या कुछ और उस पे, क्योंकि ईरान ने पहले ही एनपीटी साइन किया हुआ है, तो जिसके वजह से वो उस क्षेत्र में आता है। यूरेनियम संवर्धन पर 20 साल से कम साल का बैन लगाना, यानी आप 10-12 साल तक करिए, उसको अलग अलग तरीके से भी सोचा जा सकता है। संवर्धित यूरेनियम लेने की जो जिद है वो छोड़ देना, क्योंकि अमेरिका पहले दिन से इस बात पर अड़ी हुई है और ईरान इस बात को छोड़ने को तैयार नहीं है। संभावना यह होगी कि ट्रंप का पीछे हटना मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि एक बार आपने इस बात को मान लिया तो आप इस पर से पीछे नहीं हट पाएंगे। चौथा विकल्प डोनाल्ड ट्रंप के पास है वो ये रहेगा कि ईरान पर निर्णायक हमले करना, जिसकी धमकी डोनाल्ड ट्रंप पिछले 40 दिन से दे रहे हैं कि अगर आपने ये नहीं किया तो हम ये कर देंगे, अगर आपने ये नहीं किया तो हम ये कर देंगे। तो ये पिछले 40 दिन से चल रहा है, सीज फायर होने से पहले और सीज फायर के वक्त भी डोनाल्ड ट्रंप ये कोशिश और ये जिस तरीके के उनके बयान है वो बार बार उनके आते रहे हैं। ईरानी कब्जे से हॉर्मुज स्ट्रेट मुक्त कराना, यानी आपके पास ऑप्शन यही होगा कि आप डिफेंस का इस्तेमाल करके, आपकी मिलिट्री का इस्तेमाल करके, युद्धपोतों का इस्तेमाल करके स्टेट ऑफ हॉर्मुज खोल दें। ये एक ऑप्शन का इस्तेमाल वो कर सकते हैं। समर्थित यूरेनियम पर कब्जा करना, जिसकी कोशिश पहले दिन से दरअसल अमेरिका कर रही है, ये एक ऑप्शन उनके पास रहेगा। ईरान में पूर्ण रूप से सत्ता परिवर्तन, ये कोशिश बार बार डोनाल्ड ट्रंप कर चुके हैं, लेकिन अभी भी इसकी संभावना कम है, क्योंकि सैन्य रूप से कठिन फैसला लेना होगा। अगर इसकी संभावना रहेगी तो बहुत कठिन फैसला होगा, ये एक संभावना उसमें रहेगी। और पांचवा जो विकल्प है कि बिना समझौते से के जंग खत्म करना, यानी आप जंग खत्म हो गई
हमने, क्योंकि पहले से डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं कि हमने 85% से ज्यादा जो हमें चाहिए था वो हमने हासिल कर लिया है आज की स्थिति में। ये बार बार वो दावा कर रहे हैं। अगर वो ये दावा कर रहे हैं तो जंग खत्म कर दीजिएगा। हालांकि कई लोगों को लगता है कि इसकी संभावना बहुत कम है, वरना अब तक ये बात हो गई होती। तो हॉर्मुज से ब्लॉकेड वापस उन्हें लेना होगा। अगर ये विकल्प उनके पास रहेगा कि हॉर्मुज से यूरेनियम वापस लेने की मांग उनको छोड़ देनी होगी, इस विकल्प पर वो अगर जाते हैं तो युद्ध खत्म होगा तो ये सारी चीजें हट जाएगी। ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम पर खामोशी रखनी होगी, क्योंकि कई बार इसी बात को लेकर ईरान और अमेरिका युद्ध के लिए एक दूसरे के सामने रहे हैं, लेकिन इसकी संभावना करीब करीब नामुमकिन है, क्योंकि डोमेस्टिक पॉलिटिक्स में उसके बाद डोनाल्ड ट्रंप के लिए मुश्किलें बढ़ सकती है। पूर्णिमानाथ, 5 ऑप्शंस डोनाल्ड ट्रंप के पास और उसकी संभावनाएं भी हमने सामने रखी हुई। आपको कौन सी संभावना रखती है, कौन सा विकल्प डोनाल्ड ट्रंप चूज कर सकते हैं? क्योंकि आखिरी 2 जो विकल्प है ना, वो सबसे मुश्किल विकल्प माने जाते हैं, क्योंकि वो या तो ये कोना है या तो इस तरफ का कोना है। नमस्ते, थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी। जय हिंद। पहली बात तो मैं हरमुज के बारे में बोलूंगी। हरमुज जो सिचुएशन है, हरमुज पहले शर्त में थी क्या? नहीं ना, वो तो खुला हुआ था। आपको मैं एक बात पूछती हूँ, आपने एनपीटी की बात जिक्र की है, एनपीटी की हमने जिक्र की है। 1970 से ईरान इज पार्ट ऑफ एनपीटी, ईरान इज आल्सो पार्ट ऑफ आईएईए। उसमें इंस्पेक्शन भी हुआ करता था। उसी नजरिया से आपने इसराइल को कभी नहीं क्वेश्चन किया? इसराइल के पास अभी 90 वॉर हेड्स है, कोई इंस्पेक्शंस नहीं है। कितने सैंक्शंस है उस कंट्री में? हाउ मच डॉलर्स एक्चुअली अमेरिका एक्चुअली गिव्स इन $3.8 बिलियन एवरी ईयर। और अक्टूबर 7 जो 2023 की जो घटना हुई, उसके बाद लिटरली 30 बिलियन इसराइल के पास गया। आई एम ए फुल सपोर्टर ऑफ इसराइल एंड इसराइल्स एग्जिस्टेंस, बट इसका क्या मतलब है कि ईरान को एग्जिस्टेंस नहीं करना चाहिए? ये दिस इज, ईरान इज ए ओल्डर सिविलाइजेशन, और इसराइल की जो जगह है, और ये जगह चूज करने से पहले उन्होंने लिटरली ऑस्ट्रेलिया, अर्जेंटीना, मेडागास्कर जैसे जगह चूज करके बैठे हुए थे। उसके बाद बात आती है उनके कहाँ से, उनका जड़ कहाँ पे, वहां पे जेरूसलम के आसपास, वो इसराइल के पास जाके आपने जगह दिया है। मेरा ये है, डज जू do the Jew people need a state? Yes. लेकिन इसका मतलब थोड़ी है कि इजराइल की पैलेस्टीनियन को हटा के वो जगह उनको लेना है। बट अभी जो सिचुएशन है, हमें नहीं, लेकिन पूर्णिमानाथ जी, आज की स्थिति में ना चीजें बदल गई है। आप देखिए कि जो मुद्दा बार बार उठाया जा रहा था कि इजराइल और लेबनान के बीच में शांति वार्ता होगी कि नहीं होगी, उनके बीच में सीज फायर होगा कि नहीं होगा, और यह भी एक मुद्दा था कि अमेरिका और ईरान के बीच में जब शांति वार्ता शुरू हुई थी तो वो किसी नतीजे पर नहीं पहुंची, उसका सबसे बड़ा कारण यह भी था। लेकिन आज की स्थिति में हम देख रहे हैं कि इजराइल और लेबनान तो आपस में बात कर रहे हैं, और एक बार नहीं दूसरी बात करेंगे अभी गुरुवार को, लेकिन अमेरिका और ईरान के बीच में बातचीत नहीं हो रही है। तो सवाल यही है कि आपको क्या लगता है कि आज की स्थिति में डोनाल्ड ट्रंप जो 5 विकल्प सामने रखे हुए हैं, उसमें से कौन सा विकल्प चूज कर सकते हैं? जैसे थे बनाए रखेंगे, हमला करेंगे, या पीछे हट जाएंगे? कौन सा विकल्प? डोनाल्ड ट्रंप की कल की बयान में बोल रही हूँ, उन्होंने स्पेसिफिकली बोले कि सीज फायर एक्सटेंड नहीं करेंगे और बॉम्ब गिरेंगे। मुझे आप बताइए, आप अगर ईरानियन लीडरशिप में बैठे होते, आप उनके साथ बात कर पाते? मैं एक सिंपल सी बात करती हूँ, नॉट एज ए लीडर, नॉट एज ए एनालिस्ट, नॉट एज ए पॉलिटिशियन, बट एज ए नॉर्मल मैन। निगोशिएशन का मतलब क्या होता है? निगोशिएशन होता है एक टू पार्टीज इक्वली सिटिंग देयर, अंडरस्टैंडिंग ईच अदर्स एंड ऑल्सो कॉम्प्रोमाइजिंग समथिंग। मुझे आप एक बात बताइए, अमेरिका कॉम्प्रोमाइज कहाँ कर रहे हैं? अगर आप जाके लिटरली कोई कंट्री की पूरा लीडरशिप, टॉप लीडरशिप 50 लोगों को आपने हटाया, बॉम्बिंग करके, एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग करके, वो एक्सेप्ट कैसे हो सकता है? आप लिटरली बार बार ईरान को क्वेश्चन करते हैं, और आपने हरमुज बंद करवा दिया, आपने इंटरनेशनल लॉ फॉलो नहीं किया। आपने एक बार क्वेश्चन अमेरिका को किया है, आपने ये क्वेश्चन अमेरिका को किया, आपने डोनाल्ड ट्रंप की तो गलतियां गिनवा दी। लेकिन आज जिस स्थिति में आके दुनिया पहुंची हुई है, उसमें अमेरिका और ईरान की बातचीत जरूरी है। अगर वो बातचीत नहीं होती है तो आज की स्थिति में युद्ध बंदी की कोई आशंका नजर नहीं आ रही है, और स्टेट ऑफ होर्मुज का मुद्दा वैसे के वैसे पड़ा रहेगा। अमेरिका को भी तो अमेरिका को बिहेव करना चाहिए ना। वो कॉन्स्टेंटली लेफ्ट एंड राइट झूठ के ऊपर, डिसेप्शन के ऊपर, हम ये कर देंगे। तो अशोक सज्जनहार, 2 बातें निकलकर सामने आती है। जो ईरान से हमारे साथ मेहमान बैठे हुए, वो कह रहे हैं कि भाई ईरान तो तैयार ही नहीं है जाने के लिए। ईरान तो कह रहा है कि हम तो जाने के लिए तैयार नहीं है।
आप पहले ब्लॉकेड हटा दीजिएगा और सीज फायर के जो शर्तें हैं वो मान लीजिए, तब जाकर हम बातचीत करेंगे। अमेरिका से जो गेस्ट बैठी है वो कह रही है कि देखिए डोनाल्ड ट्रंप पर भरोसा कैसे किया जाए। तो आज की स्थिति में ये 5 ऑप्शंस है, कौन सा ऑप्शन चुन सकते हैं, आपको क्या लगता है? जी धन्यवाद साहिल जी। देखिए, अगर अमेरिका के ऊपर विश्वास नहीं किया जा सकता तो ईरान के ऊपर भी कुछ ऐसा विश्वास नहीं किया जा सकता, क्योंकि आप देखते हैं जो वो कहते हैं, अगर एनपीटी के हम मेंबर हैं, न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी के मेंबर हैं, 1968 से हम मेंबर हैं, तो उसकी क्या आपकी कमिटमेंट है? कमिटमेंट है जो आप 3.67% से ज्यादा आप एनरिचमेंट नहीं करेंगे। वहां पर आपको मिला है 60% आपका एनरिचमेंट हो रखा है। वो कहते रहते हैं भाई हमारे वो सुप्रीम लीडर का फतवा है जो हम नहीं करना चाहते हैं, हमने कितनी बारी कहा हम नहीं करना चाहते हैं, परंतु देखिए करनी और कथनी में तो कुछ ना कुछ तो तालमेल होना चाहिए, इतना तो फर्क नहीं होना चाहिए। अगर नहीं करते हैं तो फिर ये कहां से आया? और आईएईए इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी की अपनी रिपोर्ट में है, जो कोई कोई जगह जो कि ये नतांज फर्दो वगैरह नहीं है, और जगह पर उनको मिला है 87.6% कॉन्सेंट्रेशन का यूरेनियम एनरिचमेंट। तो इसलिए अगर आप कहते हैं ना विश्वास अमेरिका के ऊपर नहीं किया जा सकता, और मैं उससे सहमत हूं, तो ये भी मानना है जो ईरान के ऊपर भी विश्वास नहीं किया जा सकता। दूसरा ये कहते हैं, नहीं तो देखिए ईरान तो ये उस सब वक्त तो इजराइल हम के सामने उंगली दिखाता है और कहता है कि देखिए हमने तो आईएईए को अलाउ किया है कि आप आके चेक कर सकते हैं हमारे यहां पर, और वो उनका अधिकार है। आप एनपीटी अगर हस्ताक्षर करते हैं, उस पर मंजूर करते हैं, तो आईएईए को आना पड़ेगा, इंटरनेशनल बॉडी है। लेकिन इजराइल ने तो किसी को साइन नहीं किया हुआ है। ऐसे में इजराइल के पास क्या है वो तो किसी को पता नहीं है। तो हमें तो इजराइल से खतरा है, हमारे पास तो यूरेनियम होना चाहिए। बात तो यहीं आकर अटक जाती है ना। देखिए, अगर इनके पास यूरेनियम आएगा, एनरिचमेंट यूरेनियम आएगा, तो वहां क्योंकि इसराइल को तो कितनी बारी हमला किया गया है उसके ऊपर। आप देखिए, जब से वो आजाद हुआ है 1949 में, उसके बाद पहले 1949, 1956, 1967, 1973, कितनी बारी उसके ऊपर हमला किया गया है, और एक देश ने नहीं किया है, 8-8, 6-6 देशों ने मिलकर किया है उसके ऊपर। और वो छोटा सा देश है, 10 मिलियन उसकी पॉपुलेशन है। यहाँ पर जो ईरान है बहुत बड़ा देश है। देखिए उसकी जो, अगर आप देखें टेरिटोरियल एरिया 1.6 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर्स है, भारत से आधा है उसका जो क्षेत्रफल है उसका। तो इजराइल तो बहुत ही छोटा सा देश है, तो इसे कहां से? और यहाँ तो पर कुल मिलाकर आपको लगता है कि ऑप्शन एक चीज, जो लास्ट ऑप्शन है वो आउट ऑफ रीच है? किसी भी तरीके से यूरेनियम एनरिचमेंट की जो मांग है डोनाल्ड ट्रंप वो कभी नहीं छोड़ेंगे। जी देखिए, एक बात मैं और कह दूं, इजराइल ने ईरान को नहीं कहा है जो हम निस्तनाबूद कर देंगे। ईरान का हमेशा से है, वो कहते हैं ना जो भाई बात ठीक करनी चाहिए। इनकी जो लीडरशिप है, ईरान की लीडरशिप है, वो कहती है जो हम धरती के नक्शे से हम इजराइल को खत्म कर देंगे। अब ये ऐसी क्या कैसी बात है भाई? उन्होंने क्या आपका वो किया है, जुर्म किया है? पहले तो मैं बता रहा हूं कितनी तरफ से उनके ऊपर हमले हुए हैं, फिर आप कहते हैं जो हम इनको वहां से हटा देंगे। देखिए, दूसरा आपने जो प्रश्न किया है जो ये इनका एनरिचमेंट का, नहीं जरूर एनरिचमेंट के ऊपर मेरे ख्याल से कुछ ना कुछ जरूर बात होगी, कुछ ना कुछ जरूर अग्रीमेंट होगी। मेरे विचार से ईरान भी जरूर आएगा, जिसे अंग्रेजी में कहते हैं ना हार्ड बॉल प्ले करना, वो वही कर रहा है, कोशिश कर रहा है वो। देखिए जैसे आपने कहा, मेरे विचार से वहां पर 2 धड़े बने हुए हैं। अभी आईआरजीसी का जो धड़ा है, जो उनका वो तबका है, वो ज्यादा वो है, क्योंकि वो कहते हैं हमको और युद्ध ये आगे चलाना चाहिए, और युद्ध आगे लेकर जाना चाहिए, हम नहीं डरेंगे। परंतु उस देश में, ईरान में बहुत नुकसान हुआ है, और मेरे विचार से ईरान को अपने फायदे के लिए वहां पर शांति चाहिए, किसी प्रकार की संधि करनी चाहिए जो कि दोनों के लिए वो हो, कोई ना कोई बैलेंस्ड एग्रीमेंट हो, और जिससे कि सुलह हो सके। और बहुत मेरे विचार से देखिए, जब दोनों तरफें मैक्सिमलिस्ट पोजीशन अपनी बनाए हुए हैं, जब वो मीडिया के थ्रू नेगोशिएट करते हैं, तो वो मैक्सिमलिस्ट पोजीशन, अगर एक मेज पर बैठते हैं जहां पर डिप्लोमेटिक नेगोशिएशंस होती हैं, वहां पर कुछ आपको ना 2 कुछ स्टेप हल नीचे जरूर आना पड़ता है। जल्दी से जाफरी जी, अगर आप कुछ जवाब देना चाहे सज्जनार जी को, उसके बाद संजय मस्टन जी के पास मैं चलूंगा, क्योंकि उनका यह कहना है कि अगर आप अमेरिका पर भरोसा नहीं कर रहे हैं तो आप पर भी अमेरिका भरोसा नहीं कर रही है।
जी, सज्जन कुमार जी की हमारे सीनियर हैं, तो मैं उनकी रिस्पेक्ट करता हूँ और मैं कोई ऐसे लफ्ज इस्तेमाल नहीं करना चाहता हूँ जो उनके लिए वो हो। लेकिन उन्होंने बहुत सारी बातें की हैं, वो इल इन्फॉर्म्ड है या उनको नहीं पता है। IAEA के जो चीफ हैं ग्रोसी, उनका स्टेटमेंट है कि वी डू नॉट हैव एनी एविडेंस दैट ईरान इज मेकिंग अ न्यूक्लियर वेपन। इंटरनेशनल अमेरिका की जो इंटरनेशनल जो एजेंसी है, जो वो करती है, रिसर्च करती है कि ईरान वेपन बना रहा है या नहीं, उसका ऑफिशियल 2022, 23, 24, 25 का ऑफिशियल स्टेटमेंट है, जहां पर वो कह रहे हैं कि ईरान इज नॉट मेकिंग अ न्यूक्लियर वेपन, एनुअल असेसमेंट थ्रेट। तो ये जो ये कह रहे हैं कि हम भरोसा नहीं करते, तो IAEA के खुद अगर चीफ कह रहे हैं कि ईरान इज नॉट मेकिंग अ न्यूक्लियर वेपन, और अमेरिका का खुद इंटरनेशनल असेसमेंट एजेंसी कह रही है वी आर नॉट मेकिंग अ न्यूक्लियर वेपन, तो अमेरिका ईरान इज नॉट मेकिंग अ न्यूक्लियर वेपन। उनके जो इंटरनेशनल काउंटर टेररिज्म के हेड हैं जो कांट, वो कहते हैं कि हमारे पास क्लियर एविडेंस था कि ईरान इज नॉट मेकिंग न्यूक्लियर वेपन, और दिस वॉर इज वी आर फाइटिंग दिस वॉर ऑन बिहाफ ऑफ इसराइल। ये उनके इंटरनेशनल काउंटर टेररिज्म के हेड कह रहे हैं। तो ये भरोसा नहीं कर सकते, ये इनका प्रॉब्लम है। ईरान ने 2015 में JCPOA ठीक साइन है, किया, इस पे भरोसा किया, लेकिन और उसके ईरान ने बावजूद उस भी पे तो अमल सवाल किया। इस बात पर उठाया जा रहा है कि जब टेस्टिंग की गई तब पाया गया कि 80% तक का यूरेनियम एनरिचमेंट किया गया था, जो परमिसेबल लिमिट से काफी ऊपर है, और इसीलिए तो यह सवाल कई बार उठाया गया। और आज की स्थिति में जी, हम वहां पर जाकर पहुंचे कि दूसरा अब जो, यह युद्ध अमेरिका और ईरान के बीच में नहीं रह गया है, अब यह युद्ध में पूरी जी, दुनिया इस चपेट में आ गई है। लेकिन संजय मिस्टन, मेरा जी, सवाल यह रहता है कि अब तक साहिल इतनी जी बार कोशिश एक करने मिनट के दीजिए, बावजूद मुझे किम जवाब जोंग देने यंग तो दीजिएगा। वो तो रोक नहीं पाए। साहिल जी जी सज्जन जी, एक आपके मिनट पास आता मुझे हूं, दीजिए, वेस्टर्न जी जवाब से देने जवाब लेके दीजिए। आपके पास आता हूं। जी जी बिल्कुल, आपके पास भी आऊंगा मैं वेस्टर्न जी। लेकिन सवाल तो यह उठता है संजय मिस्टन कि दूसरे का नॉर्थ एनीवे कोरिया को इट्स तो रोक नहीं योर पाए। द एंकर, आप उनके करिए जो पास कुछ तो करना। उनके पास तो ये चीजें फिर भी बनी हुई है। तो ईरान को क्या रोकना संभव होगा आज की स्थिति में इन सब तरीकों से? देखिए, मेरे को लगता है ईरान को ये न्यूक्लियर वेपन बनाने से या न्यूक्लियराइजेशन करने से बड़ा मुश्किल है रोकना, क्योंकि आपने नॉर्थ कोरिया का एग्जांपल दिया, उधर इसराइल का एग्जांपल दिया है। ये प्रॉब्लम ये है कि अभी ये जो इश्यू है, इसको इतनी कॉम्प्लेक्स हो रखी है, न्यूक्लियर ही नहीं, इसमें प्रॉक्सीज है, इसमें स्टेट ऑफ हॉर्मुज है, न्यूक्लियराइजेशन है, हजार चीजें आ रखी हैं। और अगर आप हिस्ट्री पे जाएंगे तो वो भी अगर आप अनवाइंड करेंगे, जैसे अभी एम्बेसडर सज्जननार ने बोला, इसराइल पे ऊपर जब से 48 से फॉर्मेशन हुआ है, कितने हमले हो गए, उनको सर्वाइवल का बेसिकली इश्यू है। उधर ईरान उनको धमकी देता है कि हम इनको नक्शे से मिटा देंगे, दुनिया के नक्शे से। तो इतनी कॉम्प्लेक्स इश्यूज हैं, और ये जितने ये प्रॉक्सीज फैले हुए हैं वो भी कोई मकसद से है। लॉजिकली देखा जाए, आज यूज की जो परसेंटेज है पूरे विश्व में 0.02% है। पहला सवाल ये उठता है, क्या वो 0.02% ऑफ पॉपुलेशन ऑफ जूस, वो क्या विश्व के लिए या ईरान के लिए थ्रेट बनी है? उसका जवाब आप खुद उसका अंदाजा लगा सकते हैं। सवाल ये उठता है कि देखिए, ये कई बार होता है कि जो रिजीम है, जो ईरानियन रिजीम है, इनका भी एक नैरेटिव शुरू से चला आया 1979 ईरानियन रेवोल्यूशन के बाद। उनको अपने एक नेशनलिस्टिक स्पिरिट देश में लाने के लिए, तो ऑब्वियसली वो ईरान को एक बड़ा दुश्मन देखना, वो इसराइल को एक दुश्मन देखने के तौर पे था। उससे पहले 1979 से पहले इसराइल के, अमेरिका के, ईरान के बहुत अच्छे रिलेशनशिप थे। और अगर आज लॉजिकली देखा जाए, अगर इस इलाके में आज अमेरिका और ईरान एक सीज फायर करके और अच्छा वार्तालाप करते हैं और गिव एंड टेक, देखिए गिव एंड टेक तो करना पड़ेगा, कोई भी साइड इसमें स्टबन और स्टबन नहीं हो सकती है, सबको थोड़ा गिव एंड टेक करना तो पड़ेगा। इसका मतलब यह कि आपको लगता है कि जो डोनाल्ड ट्रंप का 3 नंबर का विकल्प है वो चूज कर सकते हैं। जो विकल्प हमने चलाए थे उसमें से 3 नंबर का विकल्प कि कुछ मांगे अमेरिका को छोड़नी होगी यूरेनियम एनरिचमेंट को लेकर या बाकी चीजों को लेकर, कुछ मांगे ईरान को छोड़नी होगी, यही विकल्प हो सकता है। लगता है पहली बात तो ये, आज ईरानियन डेलीगेशन आएगा, कोई डाउट नहीं है। तो द फैक्ट दैट ये 2 शिप्स आज ईरान की निकली हैं, वो कुछ थोड़ा ढील छोड़ा है अमेरिका ने। ये डेलीगेशन आएगी, नहीं तो ये देखिए अभी इसमें ये देखने की चीज है, जो सबसे बड़ी एफर्ट कर रहा है वो प्रेसिडेंट ट्रंप किसके जरिए करा रहा है? आसिम मुनीर के जरिए। आसिम मुनीर 3 दिन ईरान में था,
तो कहने का मतलब है वो बिल्कुल अभी डेलिकेट सिचुएशन को हैंडल कर रहा है और वो भी चाहता है कि ये कैसे ना कैसे ये लड़ाई खत्म हो, क्योंकि उसके ऊपर किसका प्रेशर है? प्रेसिडेंट ट्रंप का प्रेशर है। तो वो IRGC के साथ भी उसके अच्छे रिलेशनशिप है। तो कहने का मतलब है हो सकता है कि ये ईरानियन डेलीगेशन आएगा, कोई डाउट नहीं है। और आज रात में आप देखिएगा मीटिंग भी उम्मीद शुरू उसी हो बात की है, लेकिन आज की स्थिति यह है, अभी की स्थिति यह है कि अभी तक ईरानी मीडिया यह कह रही है कि डेलीगेशन में कौन होगा, कौन उसे लीड करेगा, इनके नाम अभी तक तय नहीं हो पाए। यह आज की स्थिति ईरानियन मीडिया की तरफ से आप हम कोट बिल्कुल कर रहे हैं। ठीक बोल अशोक रहे हैं, सज्जनर जी लेकिन आपको जवाब देना चाह रहे क्या हैं। होगा, अभी काफी समय है, अभी जी। तो भारत समय में भी अभी रात के लिए काफी समय, तो ईरान तो हमारे और टाइमिंग में पीछे है। तो आप देखिएगा कुछ कॉम्प्रोमाइज होगा, डेलीगेशन आएगी। मेरे को लगता है ये 100% बातचीत होगी। नहीं होगी, अगर नहीं आती ईरानियन डेलीगेशन, तो आप लिख के ले लीजिएगा, फिर तो ये भयानक युद्ध होगा। क्योंकि फिर प्रेसिडेंट ट्रंप के लिए तो ये मैं बोलूंगा रेड फ्लैग है। वो बोलेंगे, उनकी तो बेइज्जती हो जाएगी कि हमारा वाइस प्रेसिडेंट गया है और वो कोई नहीं आया। तो ये तो सबसे बड़ी चोट है। फिर तो यही बात है, इसी की वजह से डोनाल्ड ट्रंप बार बार धमकी देने की कोशिश कर रहे हैं आज की स्थिति में। अशोक सज्जनर जी, आप कुछ कहना चाह रहे थे जो इससे पहले जाफरी जी ने कहा था उस पर। जी देखिए, मैं ये कहना चाहता हूं, वो पहले कहते हैं जो मैं कोई अपशब्द नहीं कहना चाहता, फिर वो कहते हैं इल इन्फॉर्म्ड हैं। तो मैं भी उनसे कह सकता हूं, अपशब्द मैं नहीं कहूंगा, परंतु एक वो स्क्रिप्चर का है दैट द डेविल कैन साइड स्क्रिप्चर्स फॉर हिज ओन पर्पस। वो साइड तो उन्होंने बड़ी चीजें कर दी हैं, जो इसने ये कहा है, उसने वो कहा है, बट लुक एट द फैक्ट्स ऑन द ग्राउंड। आप 60% अगर आप नहीं करना चाहते हैं, आप 60% आपके वहां से क्यों मिला है? आप खुद आपने कबूल किया है 440 किलोग्राम है। और मैं भी उनको ये वाला रिटर्न कर सकता हूं कॉम्प्लीमेंट, जो उनका इंफॉर्मेशन भी बहुत ही निचले स्तर का है, क्योंकि उनको नहीं मालूम है जो वहां पर ये इंटरनेशनल वाटर्स में जो भी हो 12 नॉटिकल माइल्स 200 का हो, पर दोनों का मिलाकर 21 नॉटिकल माइल्स है। ये इंटरनेशनल स्ट्रेट है, वो कभी बड़े नहीं होते हैं। दे आर नॉट लाइक गल्फ, चाहे वो मलाक्का स्ट्रेट है, चाहे वो जिब्राल्टर स्ट्रेट है, चाहे वो बाबिल मंडेब है। सब जगह में इंटरनेशनल स्ट्रेट्स में आप इंटरनेशनल वो वाटर्स हैं, वहां से वो चली जाती हैं। किसी की वो अपनी जागीर नहीं है। अभी इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन ने कहा है, हम ऐसा एक रूट करेंगे जो बिल्कुल ओमान के तट से मिलता हुआ जाएगा। तो इसीलिए मेरे विचार से जब आप ये प्रयोग करते हैं, ये वाली आर्गुमेंट्स प्रयोग करते हैं, तो जरा थोड़ा कंफर्म कर लीजिएगा, आपके उसमें भी बहुत खामियां हैं अभी समय। जी, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन आज की स्थिति में सवाल अभी भी यही बना हुआ है कि क्या ईरानियन डेलीगेशन इस वार्ता के लिए इस्लामाबाद जाएगा, क्योंकि अभी तक ईरान की तरफ से इस बारे में कोई नाम नहीं दिए गए हैं। पिछली बार सिविलियन लीडरशिप गई थी, लेकिन इस बार चर्चा यह भी है कि क्या मिलिट्री लीडरशिप, क्या उनकी डिफेंस की लीडरशिप इस चर्चा में शामिल होगी, या सिविलियन लीडरशिप को, पॉलिटिकल लीडरशिप को एक बार फिर मौका दिया जाएगा। इस पर नजर बनाए रखना होगा, क्योंकि 12 घंटे बाकी है इस मियाद को खत्म होने में, सीज फायर की मियाद को खत्म होने में। डोनाल्ड ट्रंप के पास 5 ऑप्शन है। कौन सा ऑप्शन डोनाल्ड ट्रंप चुनेंगे? अगर ईरानियन डेलीगेशन बातचीत के लिए सामने नहीं आता है तो क्या होगा?